नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित लाल। हम लोग इस वीडियो में 2020 के मई माह के 1 मई से 5 मई तक के लगभग सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को समझेंगे और भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना से भी जुड़े सभी प्रावधानों को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि अभी भारत सरकार द्वारा इस योजना में क्या स्पेशल लाभ दिए जा रहे हैं। यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आइए शुरू करते हैं। पहला न्यूज है, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस को मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह 1 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। आइए अब अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के इतिहास के बारे में जानते हैं कि ये कब से मनाया जा रहा है और क्यों मनाया जा रहा है। सबसे पहले 4 मई 1886 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस विश्व स्तर पर मनाया गया था। वर्ष 1886 में अमेरिका के शिकागो में मजदूरों के द्वारा 8 घंटे की कार्य दिवस के लिए आम हड़ताल की गई थी, जिस हड़ताल में पुलिस ने मजदूरों पर गोलीबारी शुरू कर दी थी, जिसके कारण बहुत से मजदूरों की जानें चली गई थी। और शिकागो में शहीद हुए मजदूरों की कुर्बानियों को याद करते हुए इस दिन को पुष्प अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। इस घटना के बाद मजदूरों को 8 घंटे से ज़्यादा काम करने पर मना की गई थी, मतलब कि उनको 8 घंटे के काम करने की मंजूरी मिल गई थी। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। मणिपुर ब्लैक राइस, गोरखपुर टेराकोटा और कोविलपट्टी कदलाई मितई को जीआई टैग दिया गया है। आइए काला चावल के बारे में यानी ब्लैक राइस के बारे में जानते हैं कि इसकी क्या गुण है जो इसको जीआई टैग दिया गया है। इस चावल की किस्म का रंग गहरा काला होता है और अन्य चावल की किस्मों जैसे भूरे चावल आदि की तुलना में इसका वजन अधिक होता है। एंथोसायनिन एजेंट के कारण इसका रंग काला होता है। यह चावल मिष्ठान दलिया बनाने के लिए उपयुक्त होता है। यदि इस न्यूज से जुड़े एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लैक राइस यानी कि काला चावल किस राज्य से रिलेटेड है, तो इसका आंसर होगा मणिपुर। ठीक है। और काला चावल का रंग काला क्यों होता है, तो इसमें एंथोसायनिन एजेंट के कारण इसका रंग काला होता है। आइए अब कोविलपट्टी कदलाई मितई के बारे में जानते हैं। कदलाई मितई एक मूंगफली की कैंडी है जो तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में बनाई जाती है। इस कैंडी को मूंगफली और गुड़ से तैयार किया जाता है। इसके लिए विशेष रूप से थामिब्रानी नदी का पानी उपयोग किया जाता है। इस क्षेत्र के उत्पादकों के अनुसार इस विशेष नदी का पानी कैंडी के स्वाद को बढ़ा देता है। थामिररानी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है और मन्नार की खाड़ी में बहती है। यह तमिलनाडु की एक 12मासी नदी है, मतलब कि यह 12 मास बहने वाली नदी है। आइए देखते हैं कि इस टॉपिक से या इस न्यूज से एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कदलाई मितई किस राज्य से रिलेटेड है, तो आंसर होगा तमिलनाडु से रिलेटेड है। और कदलाई मितई क्या है, तो एक प्रकार की मूंगफली की कैंडी है जो गुड़ और मूंगफली से मिलकर बनाई जाती है। आइए अब गोरखपुर टेराकोटा के बारे में समझते हैं। गोरखपुर का टेराकोटा सदियों पुराना है। शहर के कुम्हार हाथी घोड़े जैसे जानवरों की आकृतियां बनाते हैं। बनाई गई कला के प्रत्येक टुकड़े में अधिक मेहनत है, परंतु इसका पारिश्रमिक अधिक नहीं मिलता है, जिसके कारण जीआई टैग मिलने से कुम्हारों के आय में बढ़ोतरी होगी, प्लस में इनको एक अलग पहचान मिलेगा। आइए देखते हैं कि एग्जाम में इससे कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो इससे भी वही पूछा जा सकता है कि गोरखपुर टेराकोटा किस जगह से रिलेटेड है, तो ये गोरखपुर यानी कि यूपी से रिलेटेड है। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने लॉन्च किया यश कार्यक्रम। तो आइए यश कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। यश कार्यक्रम को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। यश का पूर्ण स्वरूप ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ है। इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना और समुदायों में कोविड-19 के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा आयोजित किया गया आयु रक्षा कार्यक्रम। तो आइए इसके बारे में भी जानते हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने आयुष मंत्रालय आयुर्वेद, योग, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी के तहत आयु रक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कोविड-19 के फ्रंट लाइन वर्कर्स के स्वास्थ्य को बनाए रखना है। यह अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और दिल्ली पुलिस का एक संयुक्त उद्यम था, जिसका शीर्षक था कोरोना से जंग, दिल्ली पुलिस के संग। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आयुर्वेद प्रतिरक्षा प्रतिरोधक उपायों के उपयोग करके रोग प्रतिरोध क्षमता को मजबूत करना है। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं।
बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत 53वें स्थान पर है। इस सूची में भारत को बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देशों में 53वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट न्यूज है, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर रॉस टेलर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप में 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बने। मतलब कि वो टेस्ट, वनडे और T20 में 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बने हैं। तो अगर एग्जाम में इस न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो आइए देखते हैं कि वो किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। तो ये पूछ सकता है कि रॉस टेलर किस खेल से रिलेटेड है, तो रॉस टेलर क्रिकेट से रिलेटेड है। ये भी पूछ सकता है कि रॉस टेलर जो क्रिकेट से रिलेटेड है वो किस देश के लिए खेलते हैं, तो न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। यूएसएड ने भारत की पहल परियोजना के लिए $3 मिलियन प्रदान किए। अब ये पहल परियोजना क्या है, आइए इसके बारे में समझते हैं। पहल का फुल फॉर्म होता है पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्गेविटी। पहल योजना यूएसएड और आईपीई की एक संयुक्त कार्यक्रम है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी गरीबों को गुणवत्ता और सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदान करना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य 2020 तक भारत में 10 मिलियन गरीबों की सहायता करना है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद पहली बार वर्ष 2020 में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में सर्वाधिक गिरावट देखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि IEA, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ने वैश्विक ऊर्जा मांग और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर वंस इन अ सेंचुरी क्राइसिस नामक रिपोर्ट जारी की है। आइए हम लोग अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी एक स्वायत्त संगठन है जिसके वर्तमान में 30 सदस्य देश हैं तथा 8 सहयोगी सदस्य देश हैं। इसकी स्थापना 1974 में 1973 के तेल संकट के बाद हुई थी। इसका उद्देश्य सभी के लिए भविष्य में सुरक्षित और अस्थायी ऊर्जा की उपलब्धता कराना है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की सदस्यता के लिए उम्मीदवार देश को OECD का सदस्य होना आवश्यक है। भारत को वर्तमान में सहयोगी सदस्य के रूप में मान्यता दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जारी किया जाता है। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। आयुष उद्यमिता विकास कार्यक्रम। आयुष मंत्रालय तथा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा आयुष क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु आयुष उद्यमिता विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। आइए हम लोग अब आयुष मंत्रालय के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये मंत्रालय दो न्यूज में आ गया है। आयुष मंत्रालय के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आयुष मंत्रालय 9 नवंबर 2014 को इसकी स्थापना की गई थी। इससे पहले यह भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग के रूप में जाना जाता था, जिसे मार्च 1995 में स्थापित किया गया था। वर्ष 2003 में इस विभाग का नाम बदलकर आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी विभाग यानी कि आयुष रखा गया। आयुष मंत्रालय का उद्देश्य आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी में शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि महाराष्ट्र विधान परिषद में द्विवार्षिक चुनाव कराया जाएगा। तो आइए हम लोग विधान परिषद के बारे में समझते हैं, उसके प्रावधानों को समझते हैं कि संविधान में किस अनुच्छेद के तहत यह उल्लेख किया गया है कि राज्यों में विधान परिषद होगा। तो विधान परिषद एक राज्य विधान पालिका का ऊपरी सदन होता है और इसकी स्थापना अनुच्छेद 169 के तहत की जाती है। अनुच्छेद 169 में राज्य में विधायी परिषदों को समाप्त करने या बनाने की शक्ति राज्यों को प्रदान होती है, मतलब कि राज्य के विधानसभा को प्रदान की गई है। विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य 6 वर्षों तक कार्य करता है, इसलिए राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का कार्यकाल हर 2 साल में समाप्त होता है। जम्मू और कश्मीर के विभाजन के बाद वर्तमान में 28 राज्यों में से 6 राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। पहले जम्मू कश्मीर में भी हुआ करता था, लेकिन जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में विभाजित कर दिया गया, इसलिए अब भारत में टोटल 28 राज्य हैं, जिसमें से 6 राज्यों में राज्य विधान परिषद है। वो 6 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। आइए समझते हैं कि इस न्यूज से रिलेटेड एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो इस न्यूज से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि विधान परिषद बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। तो अनुच्छेद 169 होगा। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्यों की कार्यकाल कितने दिनों की होती है, तो इनकी कार्यकाल 6 वर्षों की होती है, जिनमें
1/3 सदस्यों का हर 2 साल में कार्यकाल समाप्त होता है। इससे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। ये भी क्वेश्चन दे सकता है कि इनमें से किन में विधान परिषद नहीं है। 4 ऑप्शन दे देगा, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में तो विधान परिषद नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का विभाजन हो गया, वो अब 2 यूनियन टेरिटरी में बट गया। जम्मू कश्मीर अब एक राज्य नहीं रहा, इसके कारण वहां पे विधान परिषद को विघटित कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज बनेरघट्टा जैविक उद्यान से रिलेटेड है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। आइए देखते हैं कि ये न्यूज में क्यों था। बनेरघट्टा जैविक उद्यान ने एनिमल एडॉप्शन प्रोग्राम के तहत नागरिकों को 1 वर्ष के लिए उद्यान के वन्य जीवों को गोद लेने की अनुमति प्रदान की है। बनेरघट्टा जैविक उद्यान के वन्य जीवों को गोद लेने हेतु नागरिकों को कुछ धनराशि अदा करनी होती है। जैसे भारतीय कोबरा तथा एशियाई हाथी का गोद लेने हेतु प्रति वर्ष क्रमशः 2000 और 1,75,000 रुपए देना होगा। एनिमल एडॉप्शन प्रोग्राम के अनुसार उद्यान के वन्य जीवों के भरण पोषण, चिकित्सकीय देखभाल खर्चों में शामिल होने का एक अवसर है, जिससे भाग लेने वाले लोगों हेतु आयकर अधिनियम के तहत कर में छूट देने का भी प्रावधान किया गया है। आइए हम लोग बनेरघट्टा जैविक उद्यान के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित बनेरघट्टा उद्यान की स्थापना 1972 में की गई थी, जिसे वर्ष 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। वर्ष 2002 में उद्यान के एक हिस्से को जैविक रिजर्व बना दिया गया, जिसे बनेरघट्टा जैविक उद्यान कहा जाता है। वर्ष 2006 में देश का पहला तितली पार्क यहीं स्थापित किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखिएगा कि 2006 में देश का पहला तितली पार्क बनेरघट्टा जैविक उद्यान में स्थापित किया गया था। यह उद्यान जंगली बिल्लियों, भारतीय तेंदुओं, बाघ, चीतों एवं हाथियों को एक सुरक्षित आवास प्रदान करता है। तो आइए देखते हैं कि इस न्यूज से रिलेटेड एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि बनेरघट्टा जैविक उद्यान कहाँ स्थित है। तो बनेरघट्टा जैविक उद्यान कर्नाटक में स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई थी। तो बनेरघट्टा जैविक उद्यान की स्थापना 1972 में की गई थी और इसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। 2006 में देश का पहला तितली पार्क बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया था। इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है कि देश में पहला तितली पार्क कहाँ बनाया गया, तो वो बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया था। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत 5 और राज्य केंद्र शासित प्रदेश को जोड़े गए। ये न्यूज वन नेशन वन राशन कार्ड से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं कि वन नेशन वन राशन कार्ड क्या है। इस योजना का उद्देश्य राशन कार्डों की अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करना है। यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस के तहत खाद्यान्न लेने वाले लोगों के लिए उपयोगी है। प्रवासी श्रमिकों के लिए यह प्रणाली अत्यधिक उपयोगी है। भारत में लगभग 37% आबादी मजदूर है। कार्ड मतलब कि एक देश एक राशन कार्ड, देश में किसी भी एरिया में उस राशन कार्ड से उस लाभुक को राशन मिल जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज जीआई टैग से रिलेटेड है। कश्मीरी केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। कश्मीरी घाटी में केसर की खेती को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है। आइए हम लोग कश्मीरी केसर के बारे में समझते हैं। कश्मीर में उगाए जाने वाला केसर लंबा, मोटा, गहरा लाल रंग का, उच्च सुगंध युक्त और कड़वा स्वाद वाला होता है। क्रोफिन की उच्च मात्रा के कारण केसर का रंग अद्वितीय है। इसमें कड़वाहट पिक्रोक्रोफिन की उपस्थिति के कारण होता है। केसर में जो कड़वाहट होता है वो पिक्रोक्रोफिन की उपस्थिति के कारण होता है। कश्मीरी केसर दुनिया का एकमात्र केसर है जो 1600 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है। कश्मीरी केसर एक विश्व प्रसिद्ध मसाला है। केसर की खेती विशेष प्रकार की करेवा मिट्टी में की जाती है। करेवा का मतलब हुआ ये कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले झील निक्षेप हैं। इसमें हिमानी के मोटे निक्षेप तथा हिमोड उपस्थिति होते हैं। हिमोड की उपस्थिति होती है। यह जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणियों की ढालों में 1500 से 1800-1900 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। कश्मीरी केसर एक बहुत ही कीमती और महंगा उत्पाद है। ईरान केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा कि ईरान केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं कि केसर कितने प्रकार के होते हैं। तो केसर के 3 प्रकार हैं, लच्छा केसर, गुच्छी केसर और मोगरा केसर। आइए हम लोग एक बार देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर में और किस किस चीज को जीआई टैग मिला है। तो जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पश्मीना, जो कि पश्मीना लद्दाख क्षेत्र में रहने वाले बकरे से प्राप्त पश्म से निर्मित टेक्सटाइल है, मतलब कि एक प्रकार का फॉल है। कानी फॉल और कश्मीरी फोजनी फॉल को
कश्मीरी जीआई टैग मिल चुका है। आइए हम लोग नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। भारत सरकार ने कोविड-19 राहत कार्यक्रम में चकमा और हाजोंग समुदाय को शामिल करने के लिए निर्देश दिए। आइए हम लोग जानते हैं कि चकमा और हाजोंग समुदाय कौन है। चकमा मुख्य रूप से बौद्ध थे और हाजोंग हिंदू थे। वे पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश के क्षेत्रों में चटगांव पहाड़ियों के निवासी थे। 1960 के दशक में कर्णफुली नदी के पार कपेटाई बांध के निर्माण के कारण वे भारत आ गए। उन्हें पूर्वी पाकिस्तान में भी उत्पीड़न का सामना करना पड़ा क्योंकि वे गैर मुस्लिम थे। वर्तमान में इन जनजातियों के पास नागरिकता या भूमि अधिकार नहीं है, लेकिन उन्हें बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती है। आइए हम लोग कर्णफुली नदी के बारे में जानते हैं। कर्णफुली नदी चटगांव पहाड़ियों में सबसे बड़ी नदी है। यह नदी मिजोरम से निकलती है और बांग्लादेश में बहती है और फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस न्यूज से रिलेटेड एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो एग्जाम में ये पूछ सकता है कि चकमा और हाजोंग क्या है। तो चकमा और हाजोंग एक समुदाय है जो कि पूर्वी पाकिस्तान से भारत आए हुए हैं। चकमा बौद्ध समुदाय से रिलेटेड है और हाजोंग हिंदू है। और ये भी पूछ सकता है कि कर्णफुली नदी किस राज्य से, कर्णफुली नदी का उद्गम किस राज्य में होता है। तो कर्णफुली नदी का उद्गम मिजोरम से होता है। आइए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। प्रख्यात कन्नड़ कवि और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित के.एस. निसार अहमद का बेंगलुरु में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो इस टाइप का भी न्यूज इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे भी रिलेटेड कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन देखने मिलता है कि पद्मश्री सम्मानित के.एस. निसार अहमद किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो वो एक प्रख्यात कन्नड़ कवि थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया जिसका थीम था विदाउट फियर। अक्टूबर 2020 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन की मेजबानी नीदरलैंड द्वारा की जाएगी। कोलंबिया के खोजी पत्रकार जेनेथ बेदोया लिमा ने 2020 यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज जीता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 142वें स्थान पर है जबकि नॉर्वे शीर्ष स्थान पर है। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। भारत में कोयला उत्पादन से रिलेटेड है। भारत में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार है। भारत में कोयले का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य हैं उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। कोयला खदानों को 1971 में राष्ट्रीयकरण किया गया था, लेकिन कोयला खदानों को कोयला खान बेसिस प्रावधान अधिनियम 2015 के तहत निरूपित किया गया और इस कानून ने निजी क्षेत्र को कोयला खनन की अनुमति दे दी। मतलब कि इस कानून के तहत कोयला खदान को प्राइवेट कर दिया गया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया इसका। आइए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। भारत ने नैम शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। 4 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिखर सम्मेलन में भाग लिया। 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस वर्ष पहली बार नैम शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है। तो 2016 में यह शिखर सम्मेलन वेनेजुएला और 2019 में अजरबैजान में आयोजित किया गया था। आइए हम लोग अब नैम यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में समझते हैं। नैम का फुल फॉर्म होता है नॉन अलाइंग मूवमेंट। गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 में बेलग्रेड में की गई थी। इसमें भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टिटो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह शीत युद्ध के दौरान अस्तित्व में आया था। इसका उद्देश्य 9 स्वतंत्र देशों को किसी गुट, अमेरिका व सोवियत संघ में शामिल होने के बजाय अलग रखना था। गुट निरपेक्ष आंदोलन के 120 सदस्य हैं तथा 17 पर्यवेक्षक सदस्य हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन के 5 प्रमुख सिद्धांतों में परस्पर सम्मान, आपसी गैर आक्रामकता, समानता और पारस्परिक लाभ, घरेलू मामलों में आपसी गैर हस्तक्षेप और शांतिपूर्ण अस्तित्व शामिल करना है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज चुनी गोस्वामी से रिलेटेड है। वर्ष 1962 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के कप्तान और भारत के महान पूर्व फुटबॉलर चुनी गोस्वामी का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। चुनी गोस्वामी वर्ष 1962 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के कप्तान होने के अतिरिक्त बंगाल के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट भी खेले थे। उन्होंने वर्ष 1962 में एशिया के सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर का पुरस्कार जीता था। इसके अतिरिक्त उन्हें वर्ष 1963 में अर्जुन पुरस्कार और वर्ष 1983 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।
भारतीय डाक विभाग ने इसी वर्ष जनवरी माह में चुनी गोस्वामी के 82वें जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय फुटबॉल में उनके योगदान के लिए विशेष डाक टिकट जारी किया था। आइए अब हम लोग देखते हैं कि इस न्यूज से रिलेटेड एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। तो इस न्यूज से रिलेटेड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, चुनी गोस्वामी किस खेल से जुड़े हुए थे? तो चुनी गोस्वामी फुटबॉल से जुड़े हुए थे। आइए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में है। तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर क्या है, आइए हम लोग ये समझते हैं कि ये क्यों न्यूज में है। असम व अरुणाचल प्रदेश में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के कारण भारत में अप्रैल के मध्य में सुअरों की मौत होना शुरू हो गई थी तथा अब तक लगभग 2500 सुअरों की मौत हो चुकी है। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू घरेलू और जंगली सुअरों में होने वाली एक अत्यधिक संक्रामक रक्तस्रावी वायरल बीमारी है। यह एस्पेरविरिडे परिवार के डीएनए वायरस के कारण होता है। तो एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर के कारण किस पशु को ज्यादा नुकसान हुआ? तो ये सुअर पशु को ज्यादा नुकसान हुआ था। ये भी पूछ सकता है कि क्या अफ्रीकन स्वाइन फीवर ह्यूमन में पाया गया है? तो नहीं, अफ्रीकन स्वाइन फीवर एनिमल में पाया गया है। आइए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज सत्यजीत रे से रिलेटेड है। 2 मई 2020 को सारे देश में मशहूर फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की जन्मशती मनाई गई है। ये न्यूज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस टाइप का न्यूज जो होता है जिसका शताब्दी या 50 वर्ष या 150 वर्ष 200 वर्ष इस टाइप का कुछ मनाया जाता है, तो वो न्यूज एग्जाम व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए ये न्यूज भी इम्पॉर्टेंट है। 2 मई 1921 को कलकत्ता में जन्मे सत्यजीत रे 20वीं शताब्दी के कुछ चुनिंदा प्रसिद्ध लोगों में से एक थे जिन्होंने फिल्मों को एक नई दिशा देने के साथ साथ साहित्य, चित्रकला जैसी अन्य क्षेत्रों में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। सत्यजीत रे प्रमुख रूप से फिल्म निर्देशक के रूप में जाने जाते हैं और उन्होंने अपने कैरियर में तकरीबन 36 फिल्मों का निर्देशन किया है। सत्यजीत रे को वर्ष 1991 में ऑस्कर से सम्मानित किया गया था। अपनी जीवन कला में सत्यजीत रे को दादा साहेब फाल्के, भारत रत्न और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुए थे। सत्यजीत रे की कुछ चर्चित फिल्मों में पाथेतर पांचाली, अपूर्व संसार, अपराजितो, जलसाघर, अभियान आदि का नाम शामिल है। फ्रांस सरकार ने फिल्म जगत में असाधारण योगदान के लिए सत्यजीत रे को वर्ष 1992 में अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजियन ऑफ ऑनर से पुरस्कृत किया था। सत्यजीत रे का निधन अप्रैल 1992 में हुआ था। लोगों ने 1 मई से 5 मई तक के लगभग सभी करंट अफेयर्स रिलेटेड न्यूज को कवर करने का कोशिश किया जो एग्जाम व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आइए अब हम लोग प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में समझते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाल किले की प्राचीर से की गई थी। यह योजना के तहत वित्तीय साक्षरता, क्रेडिट, बीमा और पेंशन तक पहुंच के लिए यह कम से कम एक मूल खाते के साथ बैंकिंग सुविधाओं तक एक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करता है। अन्य बैलेंस के साथ प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाता खोले जाते हैं। इस योजना के तहत खाता धारकों के लिए कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं, जैसे घर की महिला को 5,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रति घर केवल एक खाते के लिए दी जा सकती है। मतलब कि अगर उसका क्रेडिट रेटिंग अच्छा हुआ तो 5,000 ओवरड्राफ्ट का मतलब हुआ कि जीरो बैलेंस के बाद भी वो 5,000 रुपए तक का लोन ले सकती हैं। इस योजना के तहत खाता धारकों को एक रुपए डेबिट कार्ड प्रदान किया जाएगा जिससे एटीएम में नगद निकासी के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस योजना के तहत दुर्घटना बीमा कवर भी 1 लाख रुपए तक का कवर किया गया है। मतलब कि किसी भी व्यक्ति का दुर्घटना होने पर उसका 1 लाख रुपए का बीमा कवर किया गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 30,000 रुपए का जीवन बीमा लाभार्थी को उसकी मृत्यु पर सामान्य शर्तों की प्रतिपूर्ति पर देय होगा। मतलब कि इस योजना के खाता धारकों को 30,000 रुपए तक के जीवन बीमा का भी सुविधा दिया गया है। जिन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा उनके खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण होगा। यदि खाता धारकों को जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा का फायदा लेना है तो उन्हें जो रुपए कार्ड प्रदान किया गया है उनका 45 दिनों में कम से कम एक बार उपयोग किया जाना आवश्यक है, तभी उनको बीमा का लाभ मिल पाएगा। वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत जनधन खाता धारकों में घर की एक महिला के खाता में 3 महीने के लिए 500 रुपए प्रति माह जमा किए जा रहे हैं, जिससे उनके परिवारों को कोविड-19 में एक सहयोग प्रदान किया जा सके।
हम लोगों ने इस वीडियो में 1 मई से 5 मई तक के लगभग सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को समझने का कोशिश किया और प्रधानमंत्री जन धन योजना से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण फैक्ट को भी समझने का कोशिश किया जो कि एग्जाम व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इन सारे फैक्ट को ध्यान में रखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।